नमस्कार, न्यूज 4.0 में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने पिछले चरण में सामने आई गड़बड़ी और शिकायत के आधार पर इन बूथों पर दोबारा से वोटिंग का फैसला लिया। डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथ और इसके साथ ही मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ पर सुबह से ही मतदान जारी है, जहां पर मतदाताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है और लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। पहले चरण के मतदान के दौरान इन केंद्रों पर धांधली, ईवीएम से छेड़छाड़ और हिंसा जैसी शिकायतें सामने आई थी। पर्यवेक्षक ने जो रिपोर्ट दायर की, राजनीतिक दलों के विरोध और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने इन बूथों का मतदान रद्द करते हुए री वोटिंग का आदेश दिया। आयोग का कहना है कि निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट चुनाव सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है और इसीलिए किसी भी तरीके की अनियमितताओं को गंभीरता से लिया गया है। अब संवेदनशीलता को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हर बूथ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, जबकि राज्य पुलिस बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रही है। अधिकारियों का दावा यह है कि इस बार मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। दक्षिण 24 परगना जिला, जो कि परंपरागत तौर से तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां की 31 में से 30 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार मुकाबला नेक एंड नेक का, यानी कि काफी कड़ी फाइट वाला देखने को मिल रहा है और बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। ऐसे में इन 15 बूथों पर हो रही री वोटिंग राज्य के चुनावी समीकरणों पर असर डाल सकती है। लेकिन इसी बीच सबसे चर्चित फाल्टा विधानसभा क्षेत्र, यहां से भी तनाव की खबरें सामने आई, जहां टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान पर स्थानीय लोगों को धमकाने के आरोप लगे हैं। इलाके में नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि टीएमसी के समर्थक उन्हें धमका रहे हैं और हमले की भी कोशिश की गई, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। फाल्टा में आज भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां की तस्वीरें आपके सामने हैं। हाशिम नगर के लोगों का टीएमसी नेता जहांगीर के समर्थकों पर आरोप लगा है। और पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए जहां 4 मई को होने वाली काउंटिंग से पहले तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर सुनवाई की जिसके जरिए टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें मतगणना केंद्रों पर केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों के, यानी कि पब्लिक सर्विस यूनिट के जो कर्मचारी हैं, उनकी तैनाती को वैध ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई भी इंटरवेंशन करने से इनकार करते हुए कहा है कि काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के खिलाफ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। तृणमूल कांग्रेस के प्रति राजनीतिक रूप से अभिभूत रहने वाले श्री कपिल सिब्बल जी की याचिका आज पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। अब उनके मन में जो प्रश्न उठता था कि उनको अमुक केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है, तो मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। जब आईपैक के ऊपर रेड हुई तो ये पहली बार ऐसा हुआ जबकि कोई मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंच गई, अर्थात उनको अपनी पुलिस और अपनी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 2, वो वहां पर खुद अंदर गई, अर्थात उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने खुद उठाकर वो हरे रंग की फाइल अपने हाथ में रखी, अर्थात उनको अपने किसी निजी सहयोगी पर भी भरोसा नहीं था।
और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में किसी नए आदेश की जरूरत नहीं है और कोई आदेश देने की जरूरत नहीं, ये कहा गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि संबंधित सर्कुलर को उसकी पूरी भावना और उद्देश्य के साथ लागू किया जाएगा। टीएमसी की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग की बैठकों की जानकारी साझा नहीं की जा रही है और नियमों की अनदेखी भी हो रही है। उन्होंने ये भी अपील करते हुए ये दलील दी कि जब पहले से ही माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद है तो हर टेबल पर केंद्रीय कर्मचारी की अनिवार्यता का औचित्य क्या है। हालांकि सुनवाई के दौरान टीएमसी ने अपना रुख नरम करते हुए कहा कि वो केवल ये चाहते हैं कि हर टेबल पर कम से कम एक राज्य सरकार का कर्मचारी भी मौजूद हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग की ओर से काउंटिंग सुपरवाइजर और असिस्टेंट की नियुक्ति राज्य या केंद्र किसी भी पूल से की जा सकती है और इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की दलीलों पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि स्थिति वैसी नहीं है जैसी बताई जा रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को निर्देश जारी किया था कि हर काउंटिंग टेबल पर सुपरवाइजर या असिस्टेंट में से कम एक कर्मचारी केंद्र सरकार या फिर पीएसयू का होना चाहिए, जिसे हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया था। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब पुलिस ने 2 अलग-अलग जिलों में एफआईआर दर्ज की है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस मामले में भ्रष्टाचार और महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े गंभीर और गैर जमानती धाराएं लगाई गई। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब हाल ही में पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार ने विश्वास मत हासिल किया है। संदीप पाठक उन 7 सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। उन्हें 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का एक प्रमुख स्ट्रैटेजिस्ट माना जा रहा था, क्योंकि सारी की सारी गुड़ा गणित इन्हीं की तरफ से की गई थी। उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर राजनीतिक हलकों में अब हलचल तेज हो चुकी है और इसी मामले पर रिएक्शन देते हुए संदीप पाठक ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी एफआईआर की जानकारी नहीं है और ना ही पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना दी गई है। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध यानी पॉलिटिकल वेंडेटा करार देते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी से देश की सेवा की और इस तरीके की कार्रवाई सरकार की घबराहट को दिखा रही है। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। पार्टी का आरोप है कि पंजाब में कानून का नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना का राज चल रहा है। बीजेपी का कहना है कि जैसे ही संदीप पाठक ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई, जो कि सरकार की असुरक्षा को दिखाती है। गौरतलब यह है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 10 में से 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी थी, जिसमें संदीप पाठक के अलावा राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत साहनी शामिल हैं। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन द्वारा इनकी बीजेपी में विलय को स्वीकार किए जाने के बाद उच्च सदन में आम आदमी पार्टी की संख्या घटकर 3 रह गई, यानी कि राज्यसभा में अब इनकी संख्या आम आदमी पार्टी के सांसदों की घटकर 3 रह गई है, जिससे पार्टी की संसदीय स्थिति यानी नंबर गेम के लिहाज से पार्टी राज्यसभा में कमजोर होती नजर आ रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को हाईटेक बनाने की दिशा में आज भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सेल ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग सिस्टम को लॉन्च कर दिया। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह पहल देश में आपातकालीन संचार व्यवस्था यानी इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत और संवेदनशील बनाएगी। ये प्रणाली सचेत नामक एक एकीकृत चेतावनी यानी कॉमन अलर्ट प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसे C-DOT ने डेवलप किया है और जो कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल का पालन करता है। यह प्लेटफॉर्म देश के सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। आज आप सब ने महसूस किया होगा कि आपके फोन पर एक अलर्ट मैसेज आया था और यह कॉमनली सबके मोबाइल फोन्स पर जनरेट किया गया था। स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस सिस्टम का उद्देश्य है कि कोई भी आपदा हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो देश भर के नागरिकों तक
तुरंत और प्रभावी तरीके से अलर्ट को पहुंचाया जा सके। इसकी टेस्टिंग लगभग 11:41 पर आज देश भर में करोड़ों मोबाइल फोन्स पर एक साथ बहुत ही हाई बीप और सायरन जैसी आवाज के साथ हुई थी, जो कि लगभग 10 सेकंड तक गूंजी और इसके साथ एक इमरजेंसी मैसेज ब्रॉडकास्ट किया गया। सरकार ने पहले ही एसएमएस के जरिए लोगों को सूचित कर दिया था कि 2 मई को इस सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा और अलर्ट मिलने पर घबराने या फिर किसी तरीके की कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। ये परीक्षण दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त रूप से विकसित सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का हिस्सा है, जिसका मकसद आपात स्थितियों में लोगों को समय रहते चेताना है। इस सिस्टम की खासियत यह है कि इसके जरिए किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद मोबाइल यूजर्स को रियल टाइम में अलर्ट भेजा जा सकता है। इसमें एसएमएस के साथ सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों तक ये सूचना पहुंचती है। बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भारी बारिश जैसी किसी भी आपदा के दौरान समय पर चेतावनी देने में ये कारगर साबित होगी। भविष्य में देश की आपदा प्रबंधन प्रणाली को ये टेक्नोलॉजी और मजबूत बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में जनगणना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि राज्य में जातीय जनगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में घरेलू स्तर पर डेटा जुटाया जाएगा। परिवार की जो बुनियादी जानकारी है उसके साथ मकानों की सूची तैयार की जाएगी और जो सेकेंड फेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, जो कि फरवरी में शुरू होगा। इस चरण में आपका व्यक्तिगत डेटा जिसे कलेक्ट किया जाएगा, जिसमें लोगों से उनकी जाति से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी। सेंसस बाकी सर्वे से डिफरेंट कैसे होता है? जब भी हम जनसंख्या की बात करते हैं, हम किसी एक समय के बिंदु पर जनसंख्या की बात करते हैं। तो जिस पूरी प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, इसका जो टाइम स्टैम्प है ये है 00 आवर्स ऑफ 1 मार्च 2027। 1 मार्च 2027 के रात के 12 बजे जिस जनसंख्या 2027 की हम बात कर रहे हैं, उसका जो टाइम स्टैम्प होगा, जब हम बताएंगे कि भारत की जनसंख्या इतनी है, वो होगी 1 मार्च 2027 को रात को 12 बजे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जनगणना का नागरिकता, निवासीगण, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से लूजली रिलेटेड है। जनसंख्या का मतलब है यदि आप सामान्य रूप से किसी जगह पर निवास कर रहे हैं तो आप वहां की पॉपुलेशन का पार्ट हैं और आपकी गणना की जाएगी। जब तक कि आप डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ना हो, आप किसी और देश के नागरिक ना हो, यू विल बी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। और आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब इस तरीके से व्यक्तिगत स्तर पर जातिगत आंकड़ों को जनगणना में शामिल किया जाएगा, यानी कि कास्ट सेंसस होगा। हालांकि जातीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारियां जारी हैं, लेकिन इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अभी तय नहीं है। इस संबंध में एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें यह निर्धारित किया जाएगा कि डेटा कलेक्शन किस तरीके से होगा और किन नियमों का पालन किया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार की नीतियों के तहत ही संचालित होगी। शीतल वर्मा ने भरोसा दिलाया कि व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह के दौरान नागरिकों की गोपनीयता का ख्याल रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और सामाजिक रूप से विविध राज्य में जातिगत जनगणना को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में फरवरी में शुरू होने वाले दूसरे चरण पर प्रशासन के साथ साथ आम जनता की नजरें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे राज्य की आबादी के वास्तविक जातीय आंकड़े सामने आ सकेंगे। और इसी बीच में खबर है बंगाल को लेकर, जहां पर री वोटिंग हो रही है कुछ जगहों पर।